ये तस्वीरें है क्यूबा की। देखने में तो आपको ये आम सी तस्वीरें लगेंगी, अनलेस आप कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं। ये फोटो शुरुआत है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, जो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 एंड न्यूक्लियर होलोकॉस्ट के सबसे करीब लेके आया था। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच के तनाव बहुत बढ़ गए थे, ये बात को लेके कि नया सुपर पावर कौन बनेगा। हिस्ट्री में ये पीरियड कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों कंट्रीज आपस में तो कभी नहीं लड़े, बट एक बार लड़ने से बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। क्यूबा में 20th सेंचुरी से ही अमेरिका क्यूबा के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता आया है, और सीआईए ने फुहेंसियो बतिस्ता को क्यूबा का डिक्टेटर बनने के लिए हेल्प भी किया था। लेकिन 1959 में 26 जुलाई मूवमेंट के रेवोल्यूशनरीज ने बतिस्ता को ओवरथ्रो कर दिया था। उसके बाद बतिस्ता को फिडेल कैस्ट्रो ने रिप्लेस कर दिया। शुरुआत में तो कैस्ट्रो ने प्रॉमिस किया कि वो कम्युनिस्ट नहीं है और वो ना ही एक डिक्टेटर है। We are against all kind of dictatorship. We are against all kind of dictator. That is our idea. लेकिन बाद में उन्होंने सारे अमेरिकन कंपनीज जो क्यूबा में थी वो टाइम पे उन्हें नेशनलाइज करना चालू कर दिया। तब के यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने यूएस वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को पता लगाने के लिए भेजा कि कैस्ट्रो के इंटेंशंस क्या है क्यूबा को लेके, कि वो कहीं कम्युनिस्ट तो नहीं। निक्सन ने कैस्ट्रो से मिलने के बाद प्रेसिडेंट आइजनहावर से कहा कि या तो वो बहुत नईव है कम्युनिज्म के बारे में, या तो बहुत शातिर। जब अनास्तास मिकोयन, जो एक सोवियत पोलिट ब्यूरो के मेंबर, विजिट करने आए क्यूबा में, तो अमेरिका का शक कंफर्म होने लग गया कि क्यूबा कम्युनिज्म की ओर बढ़ रहा है। यूएस की सरकार ने तब का तब फैसला ले लिया कि कैस्ट्रो को हटाना होगा एंड एक सिविलियन गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। सीआईए ने प्लान बनाना चालू कर दिया। सीआईए ने बहुत सारे क्यूबन एग्जाइल्स जो अमेरिका में रह रहे थे वो टाइम में, उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि ये लोग जाके कैस्ट्रो की सरकार गिरा सके। प्लान के हिसाब से ये एग्जाइल्स ग्वाटेमाला, ये बाजू के देश से शिप में क्यूबा जाएंगे, त्रिनिदाद शहर में, एंड फिर उनके पीछे यूएस एयर सपोर्ट भी आएगी एंड क्यूबा में घुस के कैस्ट्रो के रेवोल्यूशनरी जो उनसे अब नाराज थे उनको रिक्रूट करके इंटरनेशनल हेल्प मांगेंगे। यूएस ये कॉल को आंसर करेगा एंड इसे एज अ रीज़न यूज़ करेगा क्यूबा को इन्वेड करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 1960 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थे एंड आइजनहावर्स अभी भी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उन्हें अपना सेकेंड टर्म ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट निक्सन खड़े हुए चुनाव लड़ने के लिए। सीआईए ने निक्सन से कहा कि हमें अपोजिशन के कैंडिडेट जॉन एफ कैनेडी को प्लान के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन निक्सन ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो इलेक्शंस डेफिनेटली जीतेंगे। लेकिन वो जेएफके से चंद हजार वोटों से हार गए। चुनाव जीतने के बाद कैनेडी को ये इन्वेजन के प्लान के बारे में बताया गया, लेकिन प्रेसिडेंट कैनेडी ये इन्वेजन के बारे में हेसिटेंट थे, क्योंकि अपने कैंपेन में उन्होंने वन वर्ल्ड यानी बिना वॉर की दुनिया की प्रॉमिस पे कैंपेन किया था। फाइनली प्रेसिडेंट कैनेडी मान गए, बट दो कंडीशंस पे। पहला, अटैक त्रिनिदाद ये शहर पे नहीं होगा बल्कि बे ऑफ पिग्स ये बीच पे होगा, एंड दूसरा, एयर सपोर्ट भी कम कर दी जाएगी। लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया। करीब 118 2506 ब्रिगेड के सोल्जर्स मारे गए एंड क्यूबा के अराउंड 2176 लोग मारे गए। ये विक्ट्री को फिडेल कैस्ट्रो एज अ अननर्विंग ट्रायम्फ बताया। ये जीत भले ही क्यूबा के लिए बहुत बड़ी जीत थी, बट उन्हें पता था कि अमेरिका एक और बार ट्राई कर सकता है इन्वेजन करने के लिए। इसलिए कैस्ट्रो को लगा कि अब सोवियत यूनियन से हेल्प मांगनी पड़ेगी। कैस्ट्रो ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर अर्नेस्टो चे गवारा को रशिया भेजा एक डील नेगोशिएट करने के लिए। ऑफिशियली तो वो एक ट्रेड डील साइन करने गए थे, लेकिन उनका मेन एम सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में लाना था। रूसिया को ये प्लान अच्छा लगा क्योंकि ये होने से यूएस अब सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स के स्ट्राइक जोन में आ सकता है। सोवियत ने फिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स कमर्शियल शिप्स में डाल के उसे क्यूबा के लिए रवाना कर दिया। यूएसएसआर का यूरोप में एग्रेशन से बचने के लिए यूएस ने नेटो एलाइज इटली एंड टर्की में न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस किए थे, जिसकी वजह से अब यूएसएसआर यूएस न्यूक्लियर मिसाइल में रेंज में था। क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स की वजह से अभी यूएस भी न्यूक्लियर मिसाइल के रेंज में आ गया।
CIA के U2 स्पाई प्लेन के सर्वेलेंस के लिए भेजा था, तभी ये फोटो सामने आई। इमीडिएटली प्रेसिडेंट केनेडी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया। प्रेसिडेंट केनेडी के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो कुछ नहीं करे बट उससे न्यूक्लियर मिसाइल्स का थ्रेट यूएस में बढ़ जाएगा, या तो वो एयरस्ट्राइक करवाते न्यूक्लियर साइट्स पे बट ये एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा जिससे इमीडिएटली यूरोप में वॉर स्टार्ट हो सकता है, या तो वो एक ब्लॉकेड रख सकते हैं ताकि न्यूक्लियर मिसाइल्स ना आ सके क्यूबा में, बट नेवल ब्लॉकेड भी एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है। कैनेडी ने तीसरा ऑप्शन चुना एंड कहा A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. इसी टाइम एबीसी न्यूज की जर्नलिस्ट जॉनी स्केली एक केजीबी ऑफिसर अलेक्जेंडर फेक्लिसोव से एक सीक्रेट मीटिंग में मिले। ऑफिसर फेक्लिसोव ने एक डील का प्रपोजल रखा। डील के हिसाब से मॉस्को क्यूबा से मिसाइल्स हटा देगा, बदले में यूएस टर्की एंड इटली से मिसाइल्स हटाएंगे एंड यूएस क्यूबा को फिर कभी इन्वेड नहीं करेगा। 27 अक्टूबर को मेजर रुडोल्फ एंडरसन जो रिकॉनेसेंस ऑप में थे, उन्हें क्यूबन सोल्जर्स ने उनके प्लेन को क्रैश करवा दिया। एयर स्ट्राइक्स के प्लान्स रेडी हो गए थे। उसी दिन कैरिबियन में एक सोवियत सबमरीन जो न्यूक्लियर आर्म थी, उसे यूएस के नेवी वेसल ने ऊपर आने के लिए रिक्वेस्ट किया। क्योंकि सबमरीन बहुत डीप अंडर वाटर थी, इसलिए रेडियो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ना हो पाया। इसीलिए एक डेप्थ चार्ज नीचे भेजा सबमरीन को ऊपर आने को कहने के लिए। सोवियत कमांडर जो सबमरीन के अंदर थे, उन्हें लगा कि वॉर चालू हो गया, इसे न्यूक्लियर स्ट्राइक करना होगा। न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए तीनों कमांडर्स को राजी होने की जरूरत थी। 2 कमांडर्स ने तो मंजूरी दे दी थी, लेकिन वैसिली एक्रिपोव ये सोवियत कमांडर ने नहीं दी, इससे न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं हुआ। उसी दिन यूएस के अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी सोवियत एम्बेसडर डोब्रिनिन से मिले प्रपोजल वेरीफाई करने के लिए। ये बैकचैनल नेगोशिएशंस पे दोनों साइड ने एग्री किया एंड यूएसएसआर ने क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल वापस लेके गए। इटली एंड टर्की के न्यूक्लियर मिसाइल डिसमेंटर कर दिए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अब फाइनली खत्म हो गया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक वार्निंग जैसे सर्व करती है कि ह्यूमन पॉलिटिक्स कितनी फ्रेजाइल है, बट उनसे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। एक गलती किसी भी साइड से एक बहुत बड़े डिजास्टर को जन्म दे सकती है।